बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी का सपना होता है ग्लोबल जाने का। पर जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ी है, इंडिया में बिजनेसेस की हालत खराब होती जा रही है। बड़े बिजनेसेस तो फिर भी एक बार के लिए सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस क्या, जो बहुत ही कम मार्जिन पर बिजनेस करते हैं, ऐसे में एक एक्स्ट्रा टैरिफ पूरे बिजनेस को हिला देता है। और टैरिफ को ना आज अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि टैरिफ की जो चोट है ना, वो बॉर्डर पर नहीं दिखाई देती है, वो दिखाई देती है इनवॉइसेस पर, यानी लैंडेड कॉस्ट पर। और कस्टमर का आपको पता ही है, प्राइस जैसे ही इंक्रीज होता है वो चीप प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। टैरिफ का असर उस नंबर पर दिखाई देता है जो ग्राहक के सामने आता है, और जब अंतिम नंबर बदलता है तो पूरा खेल बदल जाता है। और ट्रंप इस टैरिफ गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, और पिछले कुछ समय में अमेरिका ने टैरिफ को लेकर अलग अलग देशों, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग चैनल में कई कदम उठाए हैं। कुछ कदम कम्प्रिहेंसिव रहे और कुछ कदम सेक्टर स्पेसिफिक। 2025 में रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी दिशाओं में डिस्कशन और अनाउंसमेंट्स भी आए। कुछ रिपोर्टिंग्स में भारत से जाने वाले कुछ सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ जुड़कर प्रभाव काफी बढ़ जाने की भी बात देखी गई थी। फिर एक और बड़ा मोड़ आया छोटे पैकेजेज वाले बिजनेसेस पर। दरअसल 29 अगस्त को डिमिनिश सिस्टम को सस्पेंड करने की बात सामने आई, और 2026 में हर एक बात को मनवाने के लिए टैरिफ की धमकियों के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो सवाल ये नहीं है टैरिफ लगा या नहीं लगा, असली सवाल ये है टैरिफ का असर भारत के बिजनेसेस पर उतरता कैसे है, किस रास्ते से, किस परत से, किस स्पीड से और किस तरह की चोट बनकर। और इस सब का जवाब ना एक शब्द में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरे इस टैरिफ गेम को डिटेल में समझना होगा। Absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country. अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया। So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. आप बताइए, टैरिफ लगते ही सबसे पहला असर कहां जाता है? जवाब है सीधा कीमत पर। और कीमत भी सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत नहीं, बल्कि लैंडेड कॉस्ट पर। लैंडेड कॉस्ट मतलब वो कुल खर्चा जो सामान को सीमा पार कराकर, कस्टम क्लियर कराकर, गोदाम तक पहुंचाकर बनता है। इसमें प्रोडक्ट की कीमत है, शिपिंग है, इंश्योरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टम ड्यूटी है, और कई बार तो फीस और चार्जेज हैं। और सबसे जरूरी एस्टिमेटेड डिले का कॉस्ट भी होता है, जो कि अक्सर लोग इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल बात समझिए, टैरिफ जैसे ही बढ़ेगा लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी, लैंडेड कॉस्ट जैसे ही बढ़ेगी बायर का हिसाब बिगड़ जाएगा, और जैसे ही बायर का हिसाब बिगड़ेगा वो सवाल पूछेगा, क्या मैं यही सामान यहीं से खरीदूं? और यहीं पर ट्रेड का मूड बदलता है। बहुत सारे सेक्टर्स में 2% से लेके 5% का ही मार्जिन होता है। अब सोचिए, यदि बॉर्डर पार करके 10% से लेकर 25% या उससे ज्यादा का झटका लग जाए, तो इस छोटे बिजनेसेस के मार्जिन पर क्या गुजरती होगी। और इसके बाद शुरू होता है टैरिफ के बाद वाला असली खेल। प्राइस कम कीजिए, डिस्काउंट्स दीजिए, क्रेडिट टर्म्स बढ़ाइए, फ्रीट आप उठाइए, इंश्योरेंस आप एडजस्ट कीजिए, अभी शिपमेंट रोक दीजिए, हम रिवाइज करेंगे। मतलब लागत का बोझ किसी ना किसी तरीके से सप्लाई चेन में आगे पीछे ढकेला जाता है, और अक्सर ये बोझ गिरता है उस जगह जहां विकल्प कम होते हैं, यानी कि जो सबसे कमजोर कड़ी होती है उस पर ही ये विकल्प गिरता है। और यही पहला झटका कई कंपनियों को तुरंत नहीं, धीरे धीरे थकाता है, क्योंकि ये एक दिन की चोट नहीं, ये रोज का दबाव बन जाता है। टैरिफ के बाद नुकसान हमेशा ऑर्डर कैंसिल के रूप में नहीं आता, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। असल में बहुत बार नुकसान आता है साइलेंस के रूप में, एक अजीब सी चुप्पी। ऐसे में सामान बिकता नहीं है या सेल्स पहले से बहुत कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो स्टेबल ऑर्डर पैटर्न थे वो भी टूटने लगता है। फैक्ट्री में मशीनों का जो रनिंग आवर्स होते हैं वो घट जाते हैं, ओवर टाइम भी कम होता है,
प्रोक्यूरमेंट भी धीमा पड़ता है और हायरिंग भी रुक जाती है। अल्टीमेटली एक्सपेंशन का जो प्लान फाइनल होता है वो भी बंद हो जाता है और जब एक्सपेंशन रुकता है तब इकोनॉमी पर असर स्लो फायर जैसा फैलता है। धुआं तुरंत नहीं होता लेकिन गर्मी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि ट्रेड में अनसर्टेनिटी कई बार टैक्स से ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि टैक्स का तो आप हिसाब लगा लेते हैं, अनसर्टेनिटी का हिसाब कैसे लगाओगे। और टैरिफ गेम में हार जीत सिर्फ प्राइस पर नहीं रूट पर भी होती है, क्योंकि रूट बदल गया तो बिजनेस का फ्लो बदल जाता है। काफी समय तक अमेरिका में एक सिस्टम रहा कि लगभग $800 की लिमिट तक का कम वैल्यू वाला प्रोडक्ट रिलेटिविटी आसान तरीके से एंट्री ले सकता है। इसी को आम भाषा में डिमिनिश थ्रेशोल्ड कहा जाता था। इससे इंडियन स्मॉल बिजनेसेस को बहुत फायदा मिला। वो सोशल मीडिया एड्स के जरिए यूएस पॉपुलेशन को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट सेल करते थे। ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस भी प्रॉफिट बना लेते थे। पर 29 अगस्त 2025 को इस सिस्टम को सस्पेंड करने की बात उठने लगती है, क्योंकि जो छोटे पार्सल थे वो तेजी से निकल जाते थे। अब वो भी ज्यादा फॉर्मल प्रक्रियाओं, संभावित ड्यूटी और कंप्लायंसेस के दायरे में आ सकते हैं। और यही वो जगह है जहां D2C, ई कॉमर्स, छोटे एक्सपोर्टर, पोस्टल शिपमेंट्स सबकी धड़कन बढ़ती है, क्योंकि स्मॉल पार्सल ट्रेड में स्पीड ही प्रोडक्ट होता है। खुद को एक कस्टमर की जगह पर रखकर सोचिए, आपको क्या चाहिए? पार्सल जल्दी पहुंचे, टोटल प्राइस क्लियर रहे, अचानक एक्स्ट्रा ड्यूटी या चार्ज ना लगे, डिलीवरी अटके नहीं और रिटर्न आसान रहे। अब अगर रूल चेंज हुआ तो क्या हो सकता है? डिलीवरी टाइम बढ़ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का बोझ बढ़ सकता है, कस्टम प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है, कस्टमर को अनएक्सपेक्टेड चार्जेस दिख सकते हैं, रिटर्न्स बढ़ सकते हैं और कन्वर्जन रेट गिर सकता है और कस्टमर सपोर्ट पर प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। और ये सब मिलकर एक साइलेंट स्ट्राइक बन जाता है, क्योंकि ये हेडलाइन में कम दिखता है लेकिन ग्राउंड पर हजारों छोटे व्यापारियों की रफ्तार को तोड़ देता है। वो जो स्मूथ फ्लो था वहां फ्रिक्शन आ जाता है और जैसे ही फ्रिक्शन आता है कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो दिखता तो सेक्टर स्पेसिफिक है लेकिन असर इकोनॉमी वाइड हो सकता है। स्टील और एल्युमिनियम पर 50% तक टैरिफ बढ़ने जैसी बातें सामने आई और यहाँ असली बात सिर्फ ये नहीं कि मेटल महंगा हो गया। मेटल कॉस्ट स्ट्रक्चर का बैकबोन है और मेटल आज कहां नहीं है? ऑटो कंपोनेंट, मशीनरी, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, फैब्रिकेटेड आइटम्स, टूल्स, अप्लायंसेज, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग फ्रेम्स, सीट्स, पाइप्स। मतलब यदि मेटल की कीमत हिली तो हजारों चीजों का कॉस्ट शीट हिल सकता है। और अगर दायरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स तक बढ़ता है तो असर और ज्यादा बढ़ सकता है। कई चीजें ऐसी होती है जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में स्टील के नाम से नहीं जाती लेकिन स्टील हैवी प्रोडक्ट बनकर जाती है। यहीं पर क्लासिफिकेशन और स्कोप की लड़ाई शुरू होती है। भारत के लिए इसका प्रेशर खास तौर पर इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स जैसी जगहों पर महसूस हो सकता है, क्योंकि बायर की नजर में अब कॉस्ट और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। पर पता है टैरिफ गेम में सबसे डेंजर चीज क्या होती है? वो होती है क्लासिफिकेशन। आपका प्रोडक्ट किस HS कोड में आएगा, यही सवाल तय करता है ड्यूटी रेट्स क्या होंगे, कौन सा नियम लागू होंगे, कौन से एग्जम्पशंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, कौन सी जांच होगी, कौन सा प्रोडक्ट डेरिवेटिव माना जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट डेरिवेटिव नहीं माना जाएगा। और जब नियम बदलते हैं तो ये जो ग्रे एरिया है ना, ये बढ़ता जाता है। जो कल क्लियर था आज डाउटफुल बन जाता है और डाउटफुल का मतलब है क्वेश्चंस, क्यूरीज, होल्ड, इंस्पेक्शंस, डिलेज। और बड़े खिलाड़ियों के पास मतलब बड़े बिजनेसेस के पास कस्टम एक्सपर्ट्स, लीगल एडवाइजर, कंप्लायंसेस टर्म्स होती हैं। छोटे बिजनेसेस के लिए हर एक चेंज एक नया पहाड़ बन जाता है, क्योंकि हर बदलाव के साथ डॉक्यूमेंटेशन बढ़ता है, समय
लगता है, पैसा लगता है और सबसे जरूरी शिपमेंट अटकने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। और ट्रेड में डिले सिर्फ डिले नहीं होता, वो कैश फ्लो पर सीधा वॉर होती है। इन्वेंट्री फंसी तो कैश साइकिल बिगड़ जाता है और कैश साइकिल बिगड़ा तो अगला प्रोडक्शन साइकिल धीमा, फिर धीरे धीरे बिजनेसेस की सांस छोटे होने लगती है। ट्रेड को ऊंची लागत से भी ज्यादा डर बार बार बदलते नियम से लगता है, क्योंकि ट्रेड प्लानिंग पर चलता है। अब सवाल ये है कि भारत के कौन से हिस्से ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। यहाँ मकसद डर फैलाना नहीं है, मकसद है पैटर्न समझाना। एक्सपोजर वहां ज्यादा होता है जहां यूएस मार्केट पर निर्भरता ज्यादा हो, प्रोडक्ट इजीली रिप्लेसेबल हो, मार्जिन्स बहुत ही थिन हो, डिलीवरी और कंप्लायंसेस टाइम सेंसिटिव हो, स्मॉल पार्सल मॉडल पर हैवी डिपेंडेंसी हो, मेटल इंटेंसिटी ज्यादा हो, टेक प्लस सिक्योरिटी फ्रेमिंग वाले कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो। एग्जांपल के लिए हाई वॉल्यूम कंज्यूमर गुड्स में वायर प्राइस सेंसिटिव होता है, फैशन और सीजनल गुड्स में डिले का नुकसान बहुत बड़ा होता है, मेटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गुड्स में रिपल डीप जाता है, स्मॉल पार्सल ई कॉमर्स में नियम बदलते ही स्पीड टूटती है, टेक सप्लाई चेन में पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ सकती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 2026 की शुरुआत में एडवांस्ड एआई चीफ पर 25% टैरिफ जैसी रिपोर्टिंग सिर्फ टेक न्यूज नहीं लगती, वो एक संकेत है कि ट्रेड पॉलिसी अब टेक प्लस सिक्योरिटीज में भी ज्यादा चल सकती है। मतलब भविष्य में नियम सिर्फ इकोनॉमिक्स की भाषा नहीं बोलेंगे, कभी कभी स्ट्रैटेजी की भाषा भी बोलेंगे। बहुत लोग मानते हैं कि जो टैरिफ का नुकसान सिर्फ एक्सपोर्टर्स को होता है, पर सच ये नहीं है। पर सच ये है कि टैरिफ 3 तरह से असर डालता है। पहला है सप्लायर साइड, यानी कि भारत के बिजनेसेस पर कीमत, ऑर्डर, कैश फ्लो, प्लानिंग पर दबाव। दूसरा है इंपोर्टर साइड, मतलब यूएस का जो बायर है, जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है इन्वेंट्री रिस्क बढ़ जाता है, प्राइसिंग डिसीजंस कठिन होते हैं। और तीसरा होता है कंज्यूमर साइड, मतलब यूएस मार्केट का वो बंदा जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, फाइनल कस्टमर। जैसे ही कीमत बदलती है डिमांड शिफ्ट हो सकती है, और जैसे ही डिमांड बदलेगी और सोर्सिंग बदली तो सप्लाई चेन का नक्शा बदलेगा, और नक्शा बदला तो आज जो फायदे में है कल स्ट्रगल में हो सकता है, और जो आज स्ट्रगल में है वो कल मौका पा सकता है। लेकिन मौका अपने आप नहीं आता, मौका तैयारी से आता है। तो क्या ये सिर्फ नुकसान की कहानी है? नहीं, ये रीरूटिंग की कहानी भी है, ये रीडिजाइन की कहानी भी है। टैरिफ गेम का असली संदेश ये है कि अब ट्रेड में एक एक्स्ट्रा स्किल जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। अब ट्रेड में एक एक्स्ट्रा स्किल भी जरूरी है, वह है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब डरना नहीं, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है ऑप्शंस बनाना, ऐसे ऑप्शंस जो रूल बदलने पर भी बिजनेसेस को चलने दे। अब चलिए उन स्ट्रैटेजी की तरफ जो भारत के बिजनेसेस के लिए इस दौर में काम की हो सकती है। ध्यान रहे, ये कोई जुगाड़ नहीं है, कोई गलत रास्ता नहीं, ये वही चीज है जो प्रोफेशनल कंपनियां करती हैं। अगर आपकी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही कंट्री पर टिक गया तो रिस्क अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि जब उसी कंट्री में टैरिफ या रूल्स बदलते हैं तो शॉक सीधे छाती पर लगता है। मल्टीपल मार्केट्स में प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि हर जगह जीत होगी, मतलब ये है कि एक जगह झटका लगे तो दूसरी जगह स्टेबिलिटी मिले। ये शॉक एब्जॉर्बर है, यह ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन लॉन्ग रन में लाइफ सेवर होता है। टैरिफ वॉर में सबसे पहले चोट किसे लगती है? उस प्रोडक्ट को जो कमोडिटी की तरह देखा जाता है, जो आसानी से दूसरे देशों से लिया जा सकता है, लेकिन जिस प्रोडक्ट में अलग पहचान हो, पैकेजिंग, स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशंस, ट्रेसेबिलिटी, भरोसे का रिकॉर्ड, वो प्रोडक्ट सिर्फ कीमत पर नहीं बिकता। और जब प्रोडक्ट सिर्फ कीमत पर नहीं बिकता तो टैरिफ का असर कुछ हद तक एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन है। टैरिफ के बाद सबसे बड़े झगड़े किस बात पर होते हैं? यदि कस्टम ड्यूटी का चार्ज बढ़ गया तो कौन उठाएगा? अगर टर्म्स अनसेटिस्फाइड है, हर बदलाव के साथ नया विवाद खड़ा होगा और विवाद ट्रेड को धीमा कर देगा। क्लियर क्लॉजेज जैसे ही होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स
कम हो जाएंगे। कम कंफ्लिक्ट मतलब ज्यादा कंटिन्यूटी, जो बोरिंग लगता है लेकिन ट्रेड में यही ढाल बनता है। एचएस कोड, डॉक्यूमेंटेशन, लेबलिंग, स्टैंडर्ड्स, ट्रेसेबिलिटी, ये सब भारी लगता है, पर टैरिफ इन्वायरमेंट में यही आपकी स्पीड बचाता है, क्योंकि जैसे ही रूल्स बदलेंगे तो चेक्स बढ़ सकते हैं, और चेक्स बढ़े तो सही पेपर्स आपकी शिपमेंट को चलता रखते हैं। स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस का फायदा, कम डिले, कम डिस्प्यूट, ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी। और इस टैरिफ इन्वायरमेंट में डिलेज, अनएक्सपेक्टेड चार्जेस, टर्म्स चेंज, डिमांड फ्लक्चुएशंस, ये सब पॉसिबल है। अगर आपका कैश साइकिल बहुत ही टाइट है तो छोटा झटका भी डिजास्टर बन जाता है। इसीलिए वर्किंग कैपिटल प्लानिंग, इन्वेंटरी बैलेंस, पेमेंट टर्म्स, ये इंजन वाइल हैं, दिखता नहीं, लेकिन बिना इनके इसके इंजन घिस जाते हैं। एक ही रूट, एक ही सप्लायर बेस, एक ही लॉजिस्टिक चैनल, ये सब इफिशियंसी देता है, लेकिन शॉक में फ्रेजाइल बनता है। अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल सोर्सेज, बैकअप लॉजिस्टिक रूट, वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी, ये सब विकल्प आपको बातचीत में ताकत देते हैं। ऑप्शंस होगा तो लिवरेज होगा, ऑप्शन नहीं होगा तो मजबूरी होगी। और जब आप ट्रेड करते हो ना, तो ये जो मजबूरी है ना, सबसे बड़ा विपन बन जाता है सामने वाले के लिए। आप सोचो अमेरिका ये गेम क्यों खेलता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि कारण समझोगे तभी दिशा समझोगे। आमतौर पर टैरिफ 3 बड़े मकसदों से जुड़ा दिखता है। सबसे पहला होता है नेगोशिएशंस लेवरेज, दबाव बनाकर टेबल पर लाना। दूसरा डोमेस्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट, इंपोर्ट महंगा करके लोकल प्रोडक्शन अट्रैक्टिव बनाना। और तीसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी फार्मिंग, कुछ सेक्टर्स में जहां सप्लाई चेन स्ट्रैटेजिक मानी जाती है, जैसे मेटल्स या एडवांस टेक। और इसी फ्रेमिंग में टेक प्लस सिक्योरिटी वाली भाषा बढ़ सकती है, जैसे कि एडवांस्ड एआई चिप्स पर टैरिफ जैसी रिपोर्टिंग संकेत देती है। इसका मतलब ये नहीं है हर चीज पर वही नियम आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्रेड और टेक के बीच दीवारें पतली हो रही है। अब इस पूरी कहानी का भारत के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश ये है कि ट्रेड का युग बदल रहा है। पहले ट्रेड को लोग क्वालिटी प्लस प्राइस प्लस डिलीवरी के ट्रायंगल में देखते थे। अब इसमें चौथा कोना जुड़ गया है, जो कि है पॉलिसी रिस्क। मतलब अब बिजनेसेस को सिर्फ गुड प्रोडक्ट नहीं बनाना है, अब बिजनेसेस को पॉलिसी शिफ्ट के बीच में भी चलना सीखना है। और इसके लिए बिजनेसेस को ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा ऑर्गेनाइज, ज्यादा डाटा ड्रिवन और ज्यादा रेजिलेंट बनना पड़ेगा। ये डराने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्शन बताने वाली बात है। ग्राउंड रियलिटी में नतीजा क्या निकलता है? टैरिफ वॉर में जीत का मतलब एक ऑर्डर नहीं है, जीत का मतलब है टिके रहना। रूल्स बदलते रहें, मार्केट हिले, कॉस्ट ऊपर नीचे हो, फिर भी बिजनेसेस चलते रहें, लोगों का काम चलता रहे और धीरे धीरे नई मजबूती बने। और ये वही जगह है जहां भारत के लिए एक अवसर भी छुपा है, रीडिजाइन का अवसर। अगर दुनिया सप्लाई चेन्स को रीरूट कर रही है तो लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कहां से ऑर्डर खींचकर आएगा। लक्ष्य ये होना चाहिए भारत की सप्लाई क्षमता ऐसी बने कि बायर के लिए भारत सिर्फ ऑप्शन ना रहे, भारत भरोसे का ठिकाना बने। और भरोसा बनता है ना 4 चीजों से। नंबर 1 स्थिर क्वालिटी, समय पर सप्लाई, साफ कंप्लायंसेस, प्रॉब्लम आने पर तेज रिस्पॉन्स। अगर इस टैरिफ गेम को एक लाइन में समेटना हो तो लाइन ये है, अमेरिका का टैरिफ गेम भारत के बिजनेसेस पर इसलिए असर डालता है क्योंकि यह लागत बढ़ाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ाता है और सप्लाई चेन के फैसले को भी बदल देता है। और जब सप्लाई चेन के फैसले बदलते हैं तो सिर्फ बिजनेस नहीं बदलता, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग भी बदलती है।
और अंत में एक सवाल जो हर बिजनेसेस को खुद से पूछना चाहिए, सवाल ये नहीं कि टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, सवाल ये है अगर नियम बदलते हैं तो क्या हमारे पास विकल्प है? क्या बाजार का विकल्प है? क्या प्रोडक्ट में अलग पहचान है? क्या कंप्लायंसेस की ढाल मजबूत है? क्या कैश फ्लो में दम है? क्या सप्लाई चेन में फ्लेक्सिबिलिटी है? और क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लैरिटी है? अगर इन सवालों के जवाब स्ट्रॉन्ग है तो टैरिफ वॉर मुश्किल जरूर है मगर घातक नहीं, और अगर जवाब कमजोर है तो एक छोटा चेंज भी बड़ा झटका बन सकता है। आज की दुनिया में ट्रेड अब सिर्फ सेल्स नहीं है, ट्रेड स्ट्रैटेजी है, ट्रेड रिजिलियंस है, ट्रेड रिस्क को समझने की कला है, और यही आर्ट आने वाले सालों में सबसे ज्यादा काम आएगी, क्योंकि टैरिफ गेम एक बार शुरू होकर अक्सर एक ही चाल पर नहीं रुकता। ये चालें बदलता है, नियम बदलता है और दायरा भी बदलता है, और इस समय पे जो बिजनेसेस टिकते हैं वही बिजनेसेस सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो कंक्लूजन ना बहुत ही सिंपल है, टैरिफ को सिर्फ खबर मत समझिए, टैरिफ को सिर्फ राजनीति मत समझिए, टैरिफ को बिजनेस का मौसम समझिए, कभी धूप, कभी बादल, कभी कोहरा, बस आपको मौसम के अनुसार अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर आपको ये एनालिसिस काम का लगा हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ट्रेड की ये बातें हेडलाइन में कम दिखती है लेकिन असर जमीन पर बहुत बड़ा बनाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान पाए कि अमेरिका टैरिफ गेम खेलता क्यों है और हमारे बिजनेसेस पर उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है और हमारे बिजनेसेस कैसे इस ट्रेड वॉर में जीत सकते हैं। बाकी आप लोग का क्या सोचना है इस ट्रेड वॉर के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।